शुरू करते हैं हम लोग। मोक्ष मार्गस्य भेतारं कर्म युग्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवाक्य के आधार से यहाँ अपनी लौकिक और लोकोत्तर प्रमाणों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। एक मिनट पंडित जी, आज मैं भूल गई है, वो थर्सडे हमेशा लाती है ना, इसलिए वो ट्राई करती होगी। हिना बेन आ गए आप? हाँ, હું ટ્રાય કરતી હતી પણ પંડિતજીનો બિઝી આવતો તો એટલા માટે. હા, હું તમને કહેતા ભૂલી ગઈ કે આજે મારે નતું જવાનું એટલે હું ભૂલી જ ગઈ સાવ. એઝ યુઝ્યુઅલ મારા મગજમાંથી નીકળી ગયું. Okay, so what do I do now? No, it's okay. કન્ટિન્યુ બરાબર છે. હું તમને તમારા વર્ક પર લેટ તમારા પંડિતજી ત્યારે આવી ગયા છે. Yeah, I know that. Okay. चलिए, अपने यहाँ 38 नंबर के सूत्र के संदर्भ में बात चल रही थी, जिसमें क्योंकि उत्कृष्ट और जघन्य आयु के संदर्भ में बतलाया गया नरो स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु एक अंतर मुहूर्त की होती है मनुष्य गति के जीवों की। फिर ये 3 पल्ले को समझाने के लिए और अंतर मुहूर्त को समझाने के लिए ये अनेक प्रकार के प्रमाण देने लगे। लौकिक और लोकोत्तर प्रमाण बतलाए गए। इसमें लौकिक मान की चर्चा की, मान, अनुमान, अवमान, गणना, प्रतिमान, तत्प्रमाण। अपन कल ये सब बातें कर चुके हैं। लोकोत्तर प्रमाणों में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर 4 रूप में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक प्रमाण बतलाए गए। फिर द्रव्य प्रमाण की जो चर्चा है वो संख्या और उपमा के भेद से 2 प्रकार का है। इसमें मैं आपको बतला दूं कि संख्या की अपेक्षा से 9 प्रकार की 3 प्रकार का संख्यात, 9 प्रकार का असंख्यात और 9 प्रकार का अनंत। इस तरह से कुल संख्या मान के 21 भेद हैं। आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रकरण, मैंने कल भी ये बात कही थी कि थोड़ा सा अजीबोगरीब तरह का दिखेगा। आप इतना सा याद रखें कि जैन दर्शन के हिसाब से संख्याओं का वर्गीकरण बहुत प्रकार से किया गया है। इसमें संख्याओं को नापने के लिए बहुत विस्तार से चर्चा की। मतलब इतना 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक गड्ढा कर लेवे, फिर वो शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, अनवस्थित, तो इस तरह से कुंड करके 4 कुंड कल्पित करने चाहिए। फिर उनमें सरसों के दाने और फिर इतने डालो, फिर वो भर जाए, फिर उसका एक वहाँ इतने बड़ा गड्ढा करो, फिर उसमें डालो। बहुत लंबी चौड़ी गणना है। इतना जरूर ख्याल में आता है इस प्रकरण से, जो आप लोगों के जानने योग्य है, कि संख्यात के संख्यात भेद, असंख्यात के असंख्यात भेद और अनंत के अनंत भेद होते हैं। क्या कहा? अनंत के अनंत, असंख्यात के असंख्यात और संख्यात के संख्यात। बस इतना सा आप याद रख ले। संख्यात के वैसे 3 भेद कहे हैं, असंख्यात के 9 कहे हैं और अनंत के भी 9 भेद बतलाए गए हैं। ये तो हो गई संख्या के आधार पर प्रमाण की चर्चा, जिसमें इन्होंने बहुत प्रकार से बात कही है। और एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें आप लोगों के और स्मरण करने योग्य है, अपनी बुद्धि में नोट करें और पुस्तक में, नोटबुक में भी कर सकते हैं। जिन गणनाओं को, जिन संख्याओं को, जहां तक की संख्याएं मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानी जा सके, वे सब संख्यात हैं। संख्या है, वो सब संख्यात हैं। और अ लगा दिया इसके पहले। असंख्यात को जानने की सामर्थ्य अवधि मने पर्याय ज्ञानी में हो सकती है।
माने अवधि ज्ञान और मने पर्य ज्ञान की मर्यादा असंख्यात तक को जानने की है, और अनंत को जानने की पात्रता योग्यता किसी भी छद्मस्त में नहीं है। उसे तो एकमात्र सिद्ध परमात्मा, अनंत परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा वे ही जान सकते हैं। इस तरह से संख्यात को जानने वाले मति श्रुत, असंख्यात को जानने वाले अवधि मने पर्य और अनंत को जानने वाला केवल ज्ञान। इसके पश्चात अब उपमा मान, आप देखिए 398 पेज पर, 398 ये जितना प्रकरण था, इस प्रकरण का निष्कर्ष यही था जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना। बाकी आप लोग पढ़ करके देख लें, और कोई विशेष बात हो और कुछ मेरे से जानना चाहें तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। उपमा प्रमाण के संदर्भ में भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, इतना कहना है कि उपमा मान के 8 भेद हैं। ये अलौकिक गणित के अध्याय हैं जिनमें संख्या मान, उपमा मान, संख्या मान के भेद बतला दिए हैं 21, 3 + 9 + 9, और उपमा प्रमाण के 8 भेद हैं, जैसे पल्य, सागर, सूची, प्रतर। 398 पर 7 नंबर का पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं, 7 नंबर वाला पॉइंट। उपमा प्रमाण 8 प्रकार का है। पल्य, सागर, सूची, प्रतर, घनांगुल, जगत श्रेणी, लोक प्रतर और लोक। ये उपमा प्रमाण के 8 भेद हो गए कुल, है ना। अब इनके साथ में इतनी बात और अपने ख्याल में आ सकती है, ये सब चूंकि उपमा के भेद है ना, तो इन सब के साथ में उपमा लग जाता है। जैसे पल्य उपमा, उपमा मतलब अपन किसी चीज के लिए किसी को कोई उपमा दी अपन ने, जैसे कहा चांद सा मुखड़ा, चंद्रमा जैसी सूरत, तो ये चंद्रमा की उपमा दे करके बतलाया। ऐसे पल्ले की उपमा देवें तो उसको कहते हैं पल्योपम। सागर की उपमा देवें उसे कहते हैं सागर उपमम, सागर उपमम, सागरोपम, पल्योपम, सागरोपम, क्योंकि उपमा मान के भेद हैं। इसलिए वास्तव में सागर शब्द मूल शब्द नहीं है अपने यहाँ। अपन शॉर्ट में भले ही सागर शब्द का प्रयोग करते हैं, 2 सागर, 3 सागर, 5 सागर, 7 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर, नहीं गलत है ये। उसे सागरोपम कहना चाहिए कि सौधर में इंद्र या पहले दूसरे स्वर्ग की आयु कितनी है, 2 सागरोपम। सप्तम नरक की आयु कितनी है कि 33 सागर नहीं, 33 सागरोपम। ख्याल में आ रही है बात, क्योंकि वो उपमा मान का भेद है, इसलिए सागरोपम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। हम बोलते हैं जगन्य भोग भूमि में आयु 1 पल्योपम, 1 पल्य, 1 पल्य नहीं 1 पल्योपम, 2 पल्योपम, 3 पल्योपम, ये उपमा मान के भेद हैं। 8 भेद हो गए। पल्य, सागर, सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन। आपको थोड़े से इसमें शब्द भिन्न दिखाई दे रहे होंगे। सूची लिखा है, 3 प्रकार के अंगुल हैं, तीन प्रकार के अंगुल और 3 प्रकार के जगत। सूची अंगुल, प्रतर अंगुल और घनांगुल, जगत श्रेणी, फिर
लोक प्रतर लिखा है ना, इसको जगत प्रतर, और लोक लिखा है इसको जगत घन, तो इजीली याद हो जाएंगे आपको। सूची अंगुल, प्रतर अंगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन। मैं आपको समझाता हूँ इन सब चीजों को। थोड़ा सा आप लोगों को एक अलग हट के चर्चा यहाँ चल रही है, लेकिन फिर भी एक बार तो कम से कम सुनने और जानने योग्य है इसका स्वरूप। पंडित जी, हाँ पंडित जी, वो ये पत्थर शब्द तो एक बार पहले भी आ गया है। समुद्घात, जब भी केवली समुद्घात होते तभी पत्थर एक शब्द का आया था ना, तो हाँ, ये क्या पत्थर आया था वहाँ। तो ये और इसमें क्या फर्क? कोई फर्क नहीं है ऐसा कुछ खास। वहाँ जो प्रयोग था वो केवली समुद्घात के 4 भेदों में था। दंडाकार, कपाटाकार, प्रत्तराकार और लोकपूरण। ऐसे 4 प्रकार थे वहाँ। केवली समुद्घात के 4 भेद होते हैं। माने केवली के प्रदेश दंड की तरह ऊपर नीचे फैल जाएं, लकड़ी की तरह, बांस की तरह, वो दंडाकार। गेट दरवाजे की तरह खुलने लगे, वो कपाटाकार। और खुल करके मतलब एक प्रतर, प्रस्तर, प्रतर जानते हैं आप क्या? जैसे तांबे का पत्ता वो होता है, एक पेज की तरह है। प्रतर माने लंबाई चौड़ाई कुछ भी समझ लीजिए आप। एक जैसे ये नहीं होते हैं आपके यंत्र वगैरह रखे रहते हैं जैन मंदिरों में, उसको ताम्र पत्र कहते हैं उसको। जैसे पतला जैसा वो कोई भी क्या बोलते हैं? हाँ, उसको ताम्र पत्र कहते हैं। हाँ, पत्र होता है। तांबे का पत्र कहते हैं उसको। वो प्रतर है वो वास्तव में, ताम्र प्रतर, तांबे का प्रतर। ऐसा लंबा चौड़ा पूरा लोकव्यापी होवे तो लोक प्रतर है। और पूरा आगे पीछे 343 घनराजु होवे उसको लोकपूर्ण कहते हैं। तो अभी ये क्या है, इसमें इन उपमाओं के आधार पर नाप बतलाई है। कैसी नाप बतलाई है? तो देखिए, पल्य और सागर, इसको तो मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये तो सब बातें वही हैं। कौन सी बातें हैं कि गड्ढा करो, फिर उत्तम भोगभूमि की भेड़ के बच्चे के बाल हों, फिर उससे ऐसा भरा हुआ हो कि जिसमें दूर और ज्यादा नहीं आ सके, चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर से चला दो, फिर दाब दाब करके उसको बालों से भर दो, और फिर उस गड्ढे में से 100 साल में एक बाल निकालो। तो जब वो पूरा हो जाएगा तब जा करके जो आएगा वो होगा एक व्यवहार पल्य। ठीक है। अब वो जो व्यवहार पल्य होगा वो असंख्यात व्यवहार पल्य का एक उद्धार पल्य, असंख्यात उद्धार पल्य का एक अद्धा पल्य, वो तो है पल्य। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्य जब व्यतीत हो जाते हैं तो वो कहलाता है सागर। तो ये पल्य और सागर, ये दोनों तो हो गई काल की नाप, समय को नापने के लिए। अब ये जो सूची, प्रतर और घनांगुल है, और जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन है, ये 6 शब्द और हैं। ये भी उपमा मान के भेद हैं। सूची शब्द का अर्थ होता है लाइन। सूची, हमने कहा 2 इंच लंबी सूची खींची है, वे हिंदी का शब्द है, शुद्ध हिंदी, बहुत पुराना। सूची, सूची कहते हैं लाइन, सिंगल लाइन, वो सूची कहलाता है। प्रतर, जितनी लंबी सूची है उतनी ही चौड़ाई होकर एक पत्र जैसा बन जाए, ताम्र पत्र जैसा। जैसे
उस ताम्रपत्र का एक तार लंबा, उसको कहेंगे सूची। वो लंबाई क्या है, वो एरिया सूची है। प्रतर क्या कहलाएगा कि उस एक तार नहीं, वैसे 50 सैकड़ों तार मिलकर के जो एक बन गया है एरिया, उसका एक पत्र जैसा बन गया है, ताम्रपत्र जैसा। माने अपने यंत्र जैसा जो मंदिर में तांबे का विराजमान होता है, वो है प्रतर। अब उसी को 3 डायमेंशनल कर दो आप, बैक भी ले लो, उतना ही मोटाई भी कर लीजिए, तो हो जाएगा घन। घन में 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। सूची में सिंगल लाइन है, प्रतर में लंबाई गुना चौड़ाई है, और घन में लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है। सूची माने सिंगल लाइन, प्रतर माने सूची का मतलब तो लंबाई, प्रतर माने लंबाई गुना चौड़ाई, और घन माने लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों। अब इन तीनों के साथ में लगाना है आपको अंगुल, माने एक उंगली जितना, अपने एक अंगुली जितना लंबाई की एक लाइन, और उसमें प्रदेशों की संख्या, वो कहलाएगा सूची अंगुल। अंगुल मतलब उंगली। तो सूची अंगुल क्या कहलाता है? एक अंगुली जितनी लंबाई में प्रदेशों की लाइन, कितने प्रदेश होंगे, वो कहलाएगा सूची अंगुल। वो जितनी लंबी उंगली है उतनी ही चौड़ी भी यदि होवे तो उतनी प्रदेशों की पंक्ति को लंबाई गुना चौड़ाई करने पर आएगा प्रतर अंगुल, और उसी उंगली का घन कर लेने पर होगा घन अंगुल। ये आकाश के प्रदेशों की संख्या नापने के लिए है, उस क्षेत्र को नापने के लिए ये चर्चा की जा रही है। सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल। अब जगत श्रेणी क्या चीज है? श्रेणी का मतलब भी वही सूची है, श्रेणी का मतलब भी वही लाइन है, श्रेणी माने भी वही पंक्ति है। कैसी पंक्ति? 7 राजू लंबी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति। 7 राजू लंबाई वाली आकाश के प्रदेशों की एक श्रेणी में, लाइन में, पंक्ति में जितने प्रदेशों की संख्या होगी वो कहलाएगा जगत श्रेणी। ठीक है? 7 राजू लंबी प्रदेशों की पंक्ति में जितने प्रदेश हैं वो कहलाएगी जगत श्रेणी। और जगत श्रेणी का स्क्वायर 7 राजू मल्टीप्लाई बाय 7 राजू, वो कहलाएगा जगत प्रतर। जैसे लोक प्रतर कह करके पुकारा है यहाँ, और लोक घन जिसके लिए लोक शब्द का प्रयोग किया है, ये हो जाएगा उतनी ही मोटाई भी, माने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 43, 343 घन राजू प्रमाण, वो है पूरा लोक, उसे कहते हैं लोक घन। वो लास्ट क्या बताया? 7 मल्टीप्लाई 7 देन 7 ओके, अगेन 7, मतलब 3 टाइम 7 हो गया। ओके। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। बराबर। इतना योजन, 343 योजन, ये लोक हो गया। मतलब जब भी ये कहा जाए लोक प्रमाण या जगत घन प्रमाण, तो अपने को क्या समझना चाहिए? 3 लोक के 343 घन राजू में जितने प्रदेश होंगे उतना। ठीक है? हाँ जी। ये हो गया लोक प्रमाण, लोक प्रमाण, जगत घन।
तो ये 8वां शब्द समझ में आ गए आपके। बस ये उपमा प्रमाण के 8 भेद हैं। पल्य, सागर, सूची, प्रतर, घनांगुल। ये सूची, प्रतर, घनांगुल की जगह आपको शास्त्रों में शब्द मिलेंगे सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, ये शब्द मिलेंगे। सूच्यांगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल, ये शब्द मिलेंगे। और ये जगत श्रेणी वाली जो 3 है, इनके लिए आपको मिल सकते हैं जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन। उससे याद भी हो जाता है, श्रेणी, प्रतर और घन, बस ये 3 शब्द दिए ना, इससे अपने को फटाफट समझ में आ गया कि प्रतर माने स्क्वायर है और घन माने क्यूब है। 3 बार मल्टीप्लाई किया है उसको। अब आगे कुछ एक और मार्मिक बातें कही है, मैं पढ़ता हूं, इसी में देखिए आप। आदि अंत से रहित अतीन्द्रिय, एक रस, एक गंध, एक रूप और 2 स्पर्श वाला अविभाज्य द्रव्य परमाणु कहलाता है। अनंतानंत परमाणुओं के संघात की एक उत्संज्ञा संज्ञा, उत्संज्ञा संज्ञा, जिसको अवसन्नासन्न ऐसा भी कहा गया है। अनंत अनंत परमाणु मिलकर के जो एक आकार बना ना, अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा वो अनंत परमाणु कितने बड़े होंगे। अभी अनंत परमाणु मिलकर के कोई एक चीज बनी थी, ऐसा मान लो, बहुत बारीक थी, लेकिन वो उसके लिए प्रयोग किया उत्संज्ञा संज्ञा या अवसन्नासन्न। अच्छा, अब ये जो अवसन्नासन्न आया, हाँ, उनको 8 बार मल्टीप्लाई करो, क्या 8 इकट्ठे कर लो तो होगा एक संज्ञा संज्ञा, सन्नासन्न, संज्ञा संज्ञा। और 8 संज्ञा संज्ञा को मिलाने पर एक होगा त्रुटि रेणु। अच्छा, अब ये जो त्रुटि रेणु आ गए तो क्या 8 त्रुटि रेणु की एक त्रस रेणु, और फिर 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, और 8 रथ रेणु का एक देव कुरु उत्तर कुरु के मनुष्य का बालाग्र, बाल की मोटाई। समझ में आया? अब वो बाल कितना मोटा होगा, माने उस बाल की मोटाई का 8वां भाग उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बच्चे जो हैं उनके बाल की मोटाई, मोटाई थिकनेस की बात कर रहे हैं, उसका 8वां भाग होता है रथ रेणु, और उस मोटाई का 8वां भाग होता है त्रस रेणु, और उस मोटाई का 8वां भाग होता है त्रुटि रेणु, और त्रुटि रेणु की मोटाई का 8वां भाग होता है संज्ञा संज्ञा, और उसका 8वां भाग होता है उत्संज्ञा संज्ञा, और उस उत्संज्ञा संज्ञा के अंदर भी अनंत अनंत परमाणु होते हैं। या पंडित जी, क्या? हाँ, तो ये रेणु क्या है? रथ रेणु, तो रेणु का क्या मीनिंग है? ये तो नाप बतलाई है। अब हमारे को तो वो जो बाल है ना उसका, वो बाल इतना बारीक है कि उस बाल की थिकनेस हमारे को दिख नहीं सकती है, मोटाई इतना बारीक है। अभी इसके आगे बढ़ेंगे ना तो अपने को समझ में आएगा। अभी तो पंडित जी, लेकिन उत्तर आप कुरु देखिए के इसके आगे है, वो तो उसकी हाइट तो इतनी बड़ी है, तो बाल दिखाई नहीं देता, इतनी छोटी। हाँ, नहीं, हाइट तो बहुत बड़ी है और बाल भी बहुत होते हैं, बाल दिखते भी हैं, लेकिन बाल है, उन बालों में से एक बाल को हम यदि सामने रखकर देखना चाहें तो नहीं दिखेगा। अरे हमारे सर में बाल हैं, समझ लीजिए, वो बाल दिखते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे सर के बालों में से कोई एक बाल निकलकर सामने पड़ा हो तो आंखें कमजोर हो तो वो नहीं दिखाई दे, कितना बारीक होता है। अभी वो उससे उसकी अपेक्षा से कितना बारीक है, ये
512वें भाग करीब बारीक होगा। 512वें भाग, हमारे बाल की मोटाई के 512 हिस्से करो, मोटाई के 512 इतना होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा आपके, मैं जब 4 लाइन और पढ़ लूंगा ना तब समझ में आएगा। अभी देखिए, ये उत्तर कुरु देव कुरु के मनुष्यों का बालाग्र तो समझ में आ गया कितना है, मतलब वो भी बहुत मोटा है। जैन दर्शन, उसमें कितने परमाणु है देख लो आप, अनंत अनंत परमाणु है उसमें भी, उसकी थिकनेस में भी, मतलब उसका भी अनंत अनंत बार उसको छीला जा सकता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार, छद्मस्त के पकड़ में नहीं आए। अब ये कहा है उत्तम भोग भूमि वाले के जो बाल हैं, उन 8 बालाग्रों का एक रम्यक और हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्यों का बालाग्र, माने मध्यम भोग भूमि का बाल हो गया 8 बराबर, माने उत्तम भोग भूमि वालों के 8 बाल मिलाओ तो जितनी मोटाई होगी उतनी मोटाई मध्यम भोग भूमि वालों के बाल की है। और उन 8 बालाग्रों का एक हिरण्यवत और हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों का बालाग्र, माने मध्यम भोग भूमि वालों के भी 8 बाल मिलाओ तो एक जगन्य भोग भूमि वालों के बाल की मोटाई है। और उन 8 बालाग्रों का एक भरत, ऐरावत और विदेह के मनुष्यों का बालाग्र। इसका मतलब हो गया जगन्य भोग भूमि के जीवों के जितने बाल की मोटाई है उससे 8 गुना ज्यादा कर्म भूमि के मनुष्यों के बाल की मोटाई होती है। हम लोग कर्म भूमि वाले हैं ना, हमारे बाल की मोटाई के पहले तो 8 पार्ट, फिर उसमें से एक के फिर 8, फिर उनमें से एक के फिर 8, तो 3 बार हो गया। हमारे से 8वें भाग जगन्य भोग भूमि, उसका 8वां भाग माने मध्यम भोग भूमि के जीवों के बाल की मोटाई देखेंगे तो हमारे बाल की थिकनेस की अपेक्षा से 64 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा उसको। हमारे बाल की मोटाई का 64वां भाग करो तब जाकर के मध्यम भोग भूमि के बाल की मोटाई होगी। अब जो वो बाल थे उसका भी 8वां भाग उत्तम भोग भूमि वाला था, माने 64 को भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे बाल की मोटाई के थिकनेस में से 512 हिस्से किए जाएंगे तब जाकर के एक हिस्से की थिकनेस बराबर उत्तम भोग भूमि के बाल की मोटाई होगी। अब आप जरा कल्पना करें, जब हम सागर या पल्योपम की नाप की बात करते हैं तब उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बच्चों के बालाग्र की बात करते हैं। इसका मतलब हमारे बालों से भरने की बात नहीं है। जब 100 साल में एक एक बाल निकालेंगे तो 512 बाल निकालो तब जाकर के तो हमारे बाल की मोटाई बराबर होगा। पंडित जी तो ये तो बहुत ही बारीक हो गया ना, वो तो उत्तम बहुत बारीक, बहुत हमारे दिख नहीं सकता, हमारे आंखों से नहीं दिख सकता। तो क्यों परमाणु ही हो गया ना, एक परमाणु जितना कि नहीं? अरे परमाणु क्यों, उसके 8वें भाग देखोगे तो रक्त रेणु मिलेगा, उसके भी 8वें भाग त्रस रेणु है, उसके 8वें भाग त्रुटि रेणु है, उसके 8वें भाग संज्ञा संज्ञा है, उसके 8वें भाग उत्संज्ञा संज्ञा है, और उत्संज्ञा संज्ञा में भी अनंत परमाणु है। अनंत परमाणुओं को मिलाकर के जितनी थिकनेस होती है उतनी उत्संज्ञा संज्ञा में होती है, और अनंत परमाणुओं को मिलाकर के जो उत्संज्ञा हुई उसमें वैसे 8 और मिला दो तब जाकर के एक संज्ञा होगी, संज्ञा संज्ञा, और उनको 8 मिलाओगे तो त्रुटि रेणु, उनको 8 मिलाओगे तो त्रस रेणु, उनको 8 मिलाओगे तो रस रेणु, उनको 8 मिलाओगे तो उत्तर कुरु देव कुरु अर्थात उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों का बाल का अग्रभाग पॉइंट, उस बाल का नोक, उसकी थिकनेस उसकी इतना होगा। चलिए भरत ऐरावत क्षेत्र तक आ गए अपन।
और आगे बढ़ते हैं। तो हेमवत का मध्यम में जाएगा। हाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें तो अपन पढ़ चुके हैं। देखिए, उत्तर कुरु देव कुरु जो है ये उत्तम भोग भूमि होती है। हाँ। रम्यक और हरिवर्ष ये मध्यम भोग भूमि होती है। रम्यक क्षेत्र और हरिवर्ष और रम्यक ये दोनों मध्यम भोग भूमि हैं। हाँ जी। और हिरण्यवत और हेमवत ये दोनों जगन्य भोग भूमि है। जम्बू द्वीप का नक्शा देखें वापस, भारत के पास वाला और ऐरावत के पास वाला ये दोनों जगन्य भोग भूमि, दोनों साइड से और सेंटर की तरफ बढ़े मध्यम भोग भूमि। और बिल्कुल बीच में आ गए उत्तर कुरु और देव कुरु, वो उत्तम भोग भूमि। ऐसा ही है ना। हाँ। देखिए, फिर उन 8 बालाग्रों की एक लीक। अब लीक समझते हैं आप? हाँ जी। हमारे जो बाल की मोटाई है, हमारे बाल की मोटाई को 8 बार मल्टीप्लाई करो, 8 बालों को जोड़ लो तो जितनी मोटाई होगी उतनी एक लीक की मोटाई होती है। अब तो ख्याल में आ रही है अपने को, ये तो पकड़ में आ रही है। और 8 लीक की मोटाई बराबर एक जूं तरह में जो पैदा हो जाती है बालों में, लीक भी वही है। लीक से 8 गुना मोटी जूं होती है। और 8 जूं का एक यव मध्य, क्या यव मध्य मतलब जौ का दाना समझते हैं आप? गेहूं का दाना, जौ का दाना। हाँ जी। तो 8 जूं मिला करके एक यव जौ बराबर हो जाएगा। और 8 यव मध्यों का एक उत्सेद अंगुल, या अंगुल आ गया यहाँ पर, हमारे उंगली की नाप आ गई है, उत्सेद अंगुल। 8 यव मध्यों का एक उत्सेद अंगुल। इस उत्सेद अंगुल से नारक, तिर्यंच, देव, मनुष्य और अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाओं का माप होता है। ख्याल में आ गई? उत्सेद अंगुल से क्या होगा? उत्सेद अंगुल किस काम आएगा? हम लोगों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हमारे रहने का स्थान, हमारे जितने भवन हैं, मकान हैं, प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की नाप, चैत्यालयों की प्रतिमाएं, इन सबको जो नापना होगा वो सब उत्सेद अंगुल से नापेंगे। अब ये उत्सेद अंगुल से, अब आगे वाली लाइन देखिए, 500 उत्सेद अंगुल का एक प्रमाण अंगुल होता है। अंगुल माने तो उंगली है। हमारी उंगली की मोटाई है वो उत्सेद अंगुल, तो 19-20 कम ज्यादा होती है लोगों की। अब उससे 500 गुना ज्यादा बड़ी उंगली वो कहलाएगी प्रमाण अंगुल। और ये जो प्रमाण अंगुल, ये अवसर्पणी के प्रथम चक्रवर्ती का आत्मांगुल होता है। क्या कुछ ख्याल में आई क्या? क्योंकि वो कितना बड़ा है? 500 धनुष की ऊंचाई होती है उसकी। बोलिए। हाँ, बस वही मैं कहने जा रही थी। 500 धनुष होता है तो माप क्यों दिया है सिर्फ अंगुल का? भाई इसलिए दिया है कि अभी जब इसके आगे बढ़ेंगे ना अपन, अंगुल से आगे बढ़ेंगे तो अभी धनुष की बात करेंगे, फिर योजन की बात करेंगे, तो वो सारी की सारी नाप उत्सेद वाली जो है वो उत्सेद अंगुल से है कि प्रमाण अंगुल से है। अभी ये जो जितनी गणना की है
इस गणना को आप दो रूपों में देख लीजिए, एक उच्छेद और एक प्रमाण। बस उच्छेद अंगुल से नाप है या प्रमाण अंगुल से नाप है। यदि किसी चीज की नाप प्रमाण अंगुल से है तो 500 टाइम्स होगी, किसी चीज की नाप उच्छेद अंगुल से है तो 500वां भाग होगी। जैसे हम बात करते हैं योजन के संदर्भ में, योजन कितना बड़ा होता है? दो नाप मिलती है योजन की, एक उच्छेद अंगुल से, एक प्रमाण अंगुल से। एक जगह 4 कोस का योजन है, एक जगह 2000 कोस का योजन है। तो उससे अंगुल तो बहुत छोटा हो गया ना, क्योंकि वो जो जौ का दाना बताया तो जौ दाना 8 बताओ तो उसका तो एकदम छोटा माप हो जाएगा। हाँ, छोटा हो गया ना माप। तो अभी उंगली थोड़ी ना गिननी है अपने को, उस उंगली की अपेक्षा से निकाले गए नाप। तो योजन देखा अपन ने, एक योजन। तो उच्छेद अंगुल से जब नाप निकालते हैं योजन की तो 4 कोस का एक योजन होता है। और प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से देखेंगे तो योजन कितना बड़ा होगा? 2000 कोस का एक योजन होगा, क्योंकि 500 टाइम्स होता है प्रमाण अंगुल। उच्छेद अंगुल से प्रमाण अंगुल 500 गुना ज्यादा होगा। उच्छेद और प्रमाण ये आगम के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो आप लोगों को कर्णानुयोग के इन विषयों को जानते पढ़ते समय हमेशा याद रखने हैं। उच्छेद और प्रमाण। अभी इसको योजन लगा दो इसके आगे, उच्छेद अंगुल की जगह उच्छेद योजन और प्रमाण योजन। प्रमाण योजन और उच्छेद योजन। उच्छेद योजन 4 कोस का और प्रमाण योजन 2000 कोस का। नहीं है समझ में? हाँ जी। पंडित जी, प्रमाण योजन कहाँ यूज होता है? प्रमाण योजन तो द्वीप समुद्रों के अंदर सब जगह यूज होगा। द्वीपों की लंबाई चौड़ाई, समुद्रों की लंबाई चौड़ाई, पर्वतों की लंबाई चौड़ाई, वहाँ प्रमाण योजन ही यूज में होगा। जैसे 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, तो योजन कौन सा वाला? 2000 कोस वाला योजन। हाँ पंडित जी, ये जो प्रमाण की जो बात है, वो जो अध्यात्म में वो जो द्रव्य गुण पर्यात्मक जो प्रमाण का विषय है, वो प्रमाण में कुछ कनेक्शन है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, देखिए नवीन भाई बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत दिनों में सुनी आज आपकी आवाज। चलिए, तो ये उच्छेद जो है उससे प्रमाण 500 गुना बड़ा होता है बस। और प्रमाण अंगुल से जो भी नाप होगी, प्रमाण योजन से जो भी नाप होगी, वो सब होगी द्वीप समुद्रों की। अभी इसमें नीचे आ भी रही है बात, मैं एक चीज और पढ़ देता हूँ, 2-4 लाइनें, फिर और कुछ शंका नहीं रहेगी शायद आप लोगों को। तो ये अवसरपणी का जो चक्रवर्ती का माप है, तो वो एक प्रमाण अंगुल होगा? हाँ, वो प्रमाण अंगुल होगा। तो एक प्रमाण अंगुल उसका शरीर का कद होगा? नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, जैसे हमारी उंगली और भरत चक्रवर्ती की उंगली, दोनों की उंगली का जो डिफरेंस है वो 500 टाइम्स है। बस इतना याद रखना है। वही उंगली का माप है, नोट। हमने किसी चीज को अपनी सारे शरीर का नहीं, सिर्फ उंगली, पूरा शरीर भी हो जाएगा उतना ही। सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगी ना हर चीज। अकेली उंगली थोड़ी ना बड़ी है, नाक कान सब पूरे शरीर ही उसी प्रमाण में बढ़ा है। तो ये तो उंगली की नाप तो कोई भी एक अंग लेकर के इन्होंने चर्चा कर ली,
अब हमने कहा कि 4 उंगल, अब हमने ये कहा कि कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं तीर्थंकर। अब 4 उंगल मतलब किसका अंगुली लेना बतलाओ? कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं ना तीर्थंकर, परमात्मा केवल ज्ञान हो जाने पर। अब कौन सा 4 अंगुल विराजमान? अब 4 अंगुल मतलब कितना? 2 इंच ऊंचा रहेंगे कि 4 इंच ऊंचा रहेंगे कि 40 इंच ऊंचा रहेंगे कि 400 इंच ऊंचा रहेंगे, कितना रहेंगे, किसका अंगुल लेवे, क्या करें? प्रॉब्लम हो गई कि नहीं बोलो? अब इसका समाधान बतलाओ मेरे को, आप क्या बतला सकते हो? मैं बताता हूँ आपको। मालूम नहीं। एक शब्द दिया है आत्मांगुल। वहाँ पर आत्मांगुल मतलब जिसकी बात चल रही है, वो समोसरण की बात चल रही है, तो उनका जो शरीर का प्रमाण होगा उन्हीं के उंगुल की बात चलेगी, अपने उंगुल की नहीं चलेगी। हाँ, उसी प्रमाण में अंगुल की बात होगी। जैसे महावीर स्वामी की जितनी ऊंचाई थी, जितनी हाइट थी, उस प्रमाण का उनका अंगुल कहलाएगा उनका आत्मांगुल। शांतिनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई जितनी थी, उनका अंगुल कहलाएगा उनका आत्मांगुल। आत्मांगुल सबका अलग अलग होता है। आत्मांगुल घटता चला गया। पहले चक्रवर्ती के जितना आत्मांगुल था वो तो कहलाएगा प्रमाणांगुल, वो नियम से 500 टाइम्स होगा, ठीक है ना। और अंतिम चक्रवर्ती का जो होगा वो होगा उच्छेद अंगुल। चक्रवर्ती और तीर्थंकर एक ही बात है, अंतिम की बात कर रहे हैं। माने एक कोड़ा कूड़ी सागर बीत गया ना, हम तो इतना जानते हैं। चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर हो, सामान्य मनुष्य हो, कोई भी हो, लगभग सेम हाइट के ही होते हैं। आज के समय में यदि अपन इस पंचम काल के इस 2500 वर्ष बीतने के बाद में लोगों की हाइट की यदि बात करें तो 5.5-6 फीट के आसपास की हाइट नॉर्मल है। 5-5.25 फीट से लेकर के 6 फीट तक की हाइट है। इसके अंदर आपको सब लोग मिल जाएंगे। अब अपवाद तो सब जगह होते हैं, किसी की 6 फीट से भी ज्यादा हो और किसी की 5 फीट से भी कम हो। बाकी नॉर्मल यदि अपन देखेंगे तो 5-5.25 फीट, 5.5 फीट के आसपास, 5.5 फीट के आसपास, लगभग 5.5 फीट को अपन क्राइटेरिया बना सकते हैं वर्तमान समय में लोगों की हाइट का। 2-3 इंच ऊपर और 2-4 इंच नीचे, बस 5.5 फीट से। आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं ना, सबकी हाइट 5.5 फीट से 3-4 इंच के अंदर अंदर ऊपर नीचे में होगी। वो उत्सर्पिणी में अलग गाने, उत्सर्पिणी में पहला तीर्थंकर और पहला चक्रवर्ती का कम होगा, वो लास्ट के बराबर, वो अभी अपन लोगों के बराबर होगा। हाँ, तो उल्टा चलेगा ना उत्सर्पणी का पहला। हाँ। वो बढ़ता हुआ काल होता है ना उत्सर्पणी, अवसर्पणी घटता हुआ काल होता है। हाँ, तो वो बढ़ेगा। तो घटते हुए के अंदर सबसे पहले सबसे ज्यादा था वो। अवसर्पणी का पहला माने सबसे बड़ा, उत्सर्पणी का पहला माने सबसे छोटा। यहाँ भी ख्याल आ गया। जैसे अभी अपन ऊंचाई की बात कर रहे हैं, अभी आयु की बात कर लीजिए, उम्र की बात कर लीजिए। अवसर्पणी का पहला, उनकी उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। 84 लाख पूर्व की आयु थी अवसर्पणी का पहला, सबसे ज्यादा। और उत्सर्पणी के पहले में कितनी होगी? पहले तीर्थंकर की आयु 84 वर्ष की, 70, 72, 75 वर्ष की आयु होगी पहले तीर्थंकर की। वो उत्सर्पणी का पहला माने सबसे छोटा, ऐसा। चलिए मैं 1 मिनट और लेना चाहता हूँ आपका, मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ मैं, फिर अपन और चर्चा करेंगे आगे। उस समय इसी के गांव नगर आदि का माप किया जाता है। दूसरे युगों में उस युग के मनुष्यों के आत्मांगुल से ग्राम नगर आदि का नाप किया जाता है। प्रमाण अंगुल से द्वीप, समुद्र, वेदिका का वर्णन, विमान, नगर, प्रस्तार आदि अकृत्रिम द्रव्यों की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है।
6 अंगुल का एक पाद और 12 अंगुल का एक बीता और 2 बीते का एक हाथ और 2 हाथ का एक किशकू, 2 किशकू का एक दंड और 2000 दंड का एक गव्यूत और 4 गव्यूत का एक योजन। गव्यूत शब्द का अर्थ है कोस। तो 4 गव्यूत का एक योजन होता है, माने 4 कोस का एक योजन होता है, ये अर्थ हुआ इसका। और 2000 दंड, दंड शब्द का प्रयोग किया गया धनुष के अर्थ में। 2000 धनुष का एक कोस होता है, ऐसा अर्थ हो गया। तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन और नाप वगैरह बतलाई है। अपन फिर आगे इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो आपको कुछ विषय समझ में आएगा। ये तो सिर्फ जानकारी मात्र के लिए है कि नॉलेज में रहे हमारे को कि किसका क्या होता है, कितना कितना क्या होता है, लंबाई चौड़ाई की थोड़ी बहुत खबर होगी, है ना। चलिए मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। हाँ, एक सूचना ये है कि मैं कल नहीं हूँ बाहर, 2-3 दिन फिरोजाबाद का कार्यक्रम है वहाँ, 3-4 दिन का। तो मैं वापस लौटूंगा 26। अपन 27 को शुरू करते हैं वापस, माने मंडे ट्यूसडे भी नहीं हो पाएगा। हाँ, वेडनेसडे शुरू। हाँ,